यस वी आर लाइव नाउ। दिस इज शिवानी सिंह फ्रॉम एग्जामिनेटर। हम डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे खुदा यहाँ पे। और जैसा आप सब जानते हैं कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल सीटेट जुलाई एग्जाम 2025 की। और फ्रेंड्स, यहीं पर जो है हम EVS प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर 1 के लिए बेस्ट यहाँ पे सेशन है। पार्ट यहाँ पे 5 है। इससे पहले मैंने 4 पार्ट्स कंप्लीट करा दिए हैं बाय शिवानी सिंह, मेरे द्वारा ही कंटिन्यू सेशन यहाँ पर आपको कराए जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन बहुत बेस्ट है, मस्त यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे और सारी चीज़ें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे बिल्कुल सिंपली भाषा में। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने है कि गाय के आगे के दांत छोटे तथा पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं, ऐसा क्यों होता है? देखो जो गाय होती है और गाय के जो आगे वाले दांत होते हैं वो तो आपके क्या होते हैं, छोटे होते हैं, लेकिन जो पीछे के दांत होते हैं वह चपटे होते हैं और क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्रम से घास काटने और घास को कुतरने के लिए। तो भैया ये जो गाय होती है घास कुतरती थोड़ा ही ना है, ये चीज़ तो गलत हो गया। और घास कुतरने तथा घास को, देखो घास कुतरने के लिए नहीं, घास काटने तथा घास चबाने के लिए, घास चबाने तथा घास काटने के लिए नहीं, क्रम से चीज़ बतानी है। तो गाय के जो आगे के दांत छोटे हैं तो वो इसलिए है घास काटने के लिए। क्या आगे के जो गाय के दांत छोटे हैं वो है घास काटने के लिए, और पीछे के जो दांत है चपटे हैं और बड़े हैं वो है घास चबाने के लिए। क्या है? देखो पहले जो यहाँ पे ये गाय होती है जो घास आपका चारा जो है वो खाती है। कैसे? पहले वह होठों से उठाती है, जो उसके लिप्स होते हैं, होठ होते हैं ना, उनसे क्या करती है भैया, ये उठाती है और फिर आगे के दांतों से काटती है और फिर पीछे इसे क्या करती है, चबाती रहती है। आपने देखा हो कभी कभी काफ़ी देर तक यहाँ पे चबाती रहती है उसे। तो वही आपके जो है यहाँ पे गाय के पीछे के दांत होते हैं, चपटे होते हैं, बड़े होते हैं, तो क्रम से घास काटने तथा घास चबाने के लिए होते हैं। इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन क्या होगा, बेस्ट होगा। नेक्स्ट देखो स्क्रीन पर सेकंड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है, बेस्ट है। क्या कारण है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में किस्से और कहानियों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है? इनमें से कौन सा सबसे उपयुक्त रीज़न हो सकता है? देखो पर्यावरण EVS की यहाँ पे पाठ्य पुस्तक है। किसकी है? EVS की यहाँ पे पाठ्य पुस्तक है और उसमें किस्से और कहानी दी हुई है, किस्से और कहानियों को इम्पोर्टेंस दिया हुआ है। तो इनमें से कौन सा सबसे बेस्ट यहाँ पे रीज़न हो सकता है? तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक किस्से और कहानियों को रुचि लेकर सुनते हैं, इसलिए उनको इम्पोर्टेंस स्थान दिया गया है। बच्चों का पर्यावरण से संबंधित मुद्दे के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के लिए अक्सर किस्से और कहानियों का इस्तेमाल महत्वपूर्ण माना गया है। क्योंकि बच्चे कहानी के पात्रों से अपने आप को आसानी से जोड़ लेते हैं, इसलिए इनको पाठ्य पुस्तक में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। किस्से और कहानियाँ समाज को पसंद है, इसलिए पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तो हमें सबसे सटीक एंड यहाँ पे जो है सबसे बेस्ट होनहार जो है आंसर का चयन करना है कि सबसे बेस्ट यहाँ पे क्या हो सकता है। ओके सो भाई EVS की यहाँ पे पाठ्य पुस्तक है और इसमें किस्से और कहानी के थ्रू हम पढ़ाते हैं, उसे स्थान देते हैं सबसे बेस्ट। आप मुझे बताइए किस्से कहानी समाज को पसंद है? भैया किस्से कहानी समाज को पसंद है, ये इंपॉर्टेंस नहीं रखता। ध्यान से ध्यान एक एक पॉइंट्स रखो। वैसे सारी चीज़ आपको बहुत ही बेस्ट और एकदम पॉजिटिव दिखेगी, लेकिन यही तो पढ़ने का तरीका है। यही यस ध्यान दो, किस्से और कहानियाँ समाज को पसंद नहीं है, बच्चे को पसंद आनी चाहिए। यहाँ कह रहे हैं कि समाज को पसंद है इसलिए पाठ्य पुस्तक में चीज़ जोड़ी गई है। अरे भैया समाज थोड़ा ही ना पढ़ने आएगा, पढ़ने तो हमारे नन्हे मुन्ने से प्यारे प्यारे से बालक पढ़ने आएंगे। अब आप कह रहे हैं कि समाज को पसंद है इसलिए किस्से कहानी रख रहे हैं। नहीं, समाज को नहीं, अगर बच्चे होते कि बच्चों को पसंद है इसलिए इनको पर्यावरण में हम यहाँ पे संजो के रखते हैं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए डी ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। अब देखो हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। पहले डी ऑप्शन रॉन्ग हो गया, तो अब ये देखो कि किस किस ऑप्शन में डी ऑप्शन है। तो सेकंड में डी ऑप्शन है, समझो जब डी ऑप्शन इसमें है तो ये गलत है। फर्स्ट में डी ऑप्शन है, ये भी गलत है। अब थर्ड और यहाँ पे 4 जो है बचता है। चलो अब देखते हैं यहाँ पे हम ए ऑप्शन। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक किस्से और कहानियों को रुचि लेकर सुनते हैं, इसलिए इनको इम्पोर्टेंस। क्या बात है, ध्यान से एक एक पॉइंट्स पर ध्यान देना। यहाँ पर तो भैया समाज को कह दिया पसंद है, यहाँ पे कह रहे हैं कि टीचर्स लोगों को पसंद है। टीचर्स लोग किस्से और कहानियों को ध्यान से सुनते हैं। अरे भाई ये बताओ, टीचर्स लोगों का थोड़ा ही ना यहाँ पे हम विकास कर रहे हैं, बल्कि टीचर्स लोग बालकों का विकास कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के बच्चे किस्से और कहानियों को रुचि लेकर सुनते हैं और इसलिए इनको इंपॉर्टेंस दिया जाता है, तब हमारा ए ऑप्शन बेस्ट होता। इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन भी क्या हो गया, रॉन्ग। कह रहे हैं कि टीचर्स सुन रहे हैं, टीचर्स भाई टीचर्स लोग नहीं, बच्चे होना चाहिए। हम टीचर्स का थोड़ा ही ना डेवलप कर रहे हैं, इसलिए ए ऑप्शन रॉन्ग है। ओके
बेस्ट होगा बी और सी। बच्चों का पर्यावरण से संबंधित मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के लिए अक्सर किस्से और कहानियों का, हाँ यहाँ पे बात कही गई है बच्चों की इसमें कि पर्यावरण का, कि बच्चों का पर्यावरण से संबंधित मुद्दों के प्रति संवेदनशील बच्चों को एक्टिविटी करने के लिए ईवीएस के सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग, इसलिए इसमें किस्से कहानी जोड़ रहे हैं, इसलिए इंपॉर्टेंस माना है। यहाँ पर भी देखो बच्चे कहानी के पात्रों से अपने आप को आसानी से जोड़ लेते हैं, इसलिए ही इनको पाठ्य पुस्तक में इंपॉर्टेंस स्थान दिया गया है। तो ये भी, इसलिए बी और सी बेस्ट है, थर्ड ऑप्शन राइट है। थर्ड ऑप्शन क्या है? राइट है। नेक्स्ट देखो स्क्रीन पर थर्ड क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। अभिकथन और कारण, एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक के पाठों में आम जिंदगी की वास्तविक घटनाएं, रोजमर्रा की समस्या और आज से जुड़ी कुछ ज्वलंत समस्याओं को रखा गया है। इन सभी समस्याओं पर बच्चे खुलकर बहस कर सकें, समस्याओं से अवगत हो सकें और उनके प्रति संवेदनशील बने और सही समझ बना सकें। तो एनसीईआरटी की जो ईवीएस की पाठ्य पुस्तक है, इसमें पाठों में आम जिंदगी की वास्तविक घटनाएं, रियल में क्या क्या घटनाएं होती है, जैसे जल के ऊपर है, जल संरक्षण है, पर्यावरण को लेकर है ना, यहाँ पे जैसे कि जो है प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, या फिर यहाँ पे बहुत सी चीज़ों से प्रदूषण होते हैं आपके, है ना, इस तरह से, और वायुमंडल अशुद्ध हो रहा है, इस तरह से एक काफ़ी समस्याएं हैं, और जो कि हमारी रियल हमारे साथ घटनाएं होती रहती है। वाहनों के साथ में जो है एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, काफ़ी इस तरह काफ़ी रोज़मर्रा की एक्टिविटी यहाँ पे, उसमें हम खुल के बात कर रहे हैं और बच्चे भी समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो रहे हैं और इसमें बहस कर रहे हैं, रुचि ले रहे हैं, आपस में जो है इंटरेक्शन कर रहे हैं। दोनों ही चीज़ राइट है, विकथन भी और कारण भी, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन बेस्ट होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, उबला हुआ दूध पेट में पचने में कितना समय लेता है, निम्नलिखित में सही उत्तर चूज करें। 4 घंटे, 5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे। भाई देखो उबला हुआ दूध है, उबला हुआ क्या है? दूध है, पका हुआ है, और जब हम उसे पीते हैं एक गिलास, ठीक है, मानो कि हम एक गिलास दूध पी रहे हैं, तो वह यहाँ पे देखो पेट में पचने में कितना समय लेता है। तो उबला हुआ दूध अगर हम पीते हैं तो पेट में पचने में वह कितना समय लेगा, पचने में उसका कितना समय लगेगा? फाइनली यहाँ पे 120 मिनट लगेगी, और यानी कि हम कह सकते हैं 2 घंटे लगेंगे। 120 क्या लगेगी? मिनट लगेगी, यानी कि 2 घंटे। क्यों? क्योंकि इसमें वसा, कार्बोहाइड्रेट, देखो इसमें प्रोटीन भी होती है, वसा होती है, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम वगैरह ये सारी चीज़ होती है ना, हाइड्रेट, ओके, ये होती है इसमें। तो भैया ये सारी यहाँ पे आपकी कठोर सारी चीज़ें हैं ऑनली, तो यहीं पर इसलिए इसे पचने में भी तो टाइम लगेगा, तो 120 मिनट का टाइम लगता है, 2 घंटे का टाइम आप मान के चले। दूध तो आप बिल्कुल इवनिंग में सभी पीते ही होंगे। चलो नेक्स्ट देखो, एक व्यक्ति मृत समुद्र या खारी झील में नहीं डूबेगा भले ही वह तैरना ना जानता हो। इसकी वजह है समुद्र के पानी का न उच्च न निम्न घनत्व है, समुद्र के पानी की मात्रा है, समुद्र के पानी का उच्च घनत्व है, समुद्र के पानी का निम्न घनत्व है। तो एक व्यक्ति मृत समुद्र या खारी झील में नहीं डूबेगा। देखो मृत समुद्र या खारी झील में, मृत जो समुद्र है हम उसे कहेंगे जिसमें लवण की मात्रा अधिक होती है। क्या होती है? लवण की मात्रा जिसमें अधिक होती है। खारा जो पानी होता है, क्या होता है? जो खारा पानी होता है। और जो हम ये नमक खाते हैं अपने खाने में, ये भी तो हमें वहीं से मिलता है। ओके, समुद्रों से ही जो मृत यहाँ पे समुद्र होते हैं, खारे जो पानी वाले होते हैं। अब अगर खारे पानी वाला है, यहाँ पे झील है, समुद्र है, तो उसमें कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि तैरना भी नहीं जानता, लेकिन फिर भी वह डूबेगा नहीं। क्यों नहीं डूबेगा? क्योंकि यहाँ पे जो पानी है ना, पानी जो समुद्र का पानी है, इसका उच्च घनत्व है, काफ़ी हाई लेवल का, यानी कि पानी का घनत्व ज़्यादा है, पानी का घनत्व ज़्यादा है। और ये जो इंसान है, व्यक्ति है, इसका जो वेट है वह कम है, इसलिए वह पानी को ऊपर तैरेगा। क्योंकि अगर देखो सिंपल पानी होगा, क्या अगर सिंपल पानी होगा यहाँ पर, उसमें जो है आपकी लवणता की मात्रा कम होगी, खारा पानी नहीं है, और अगर व्यक्ति को तैरना नहीं आता ना, तो एकदम सीधा नीचे जाएगा डूब, क्योंकि उस समय जो पानी है, पानी का घनत्व क्या है यहाँ पे? निम्न है, और जो व्यक्ति है उसका जो वेट है वो भारी है। ठीक है, यहाँ पे वो तुरंत डूब जाएगा अगर उस पर तैरना नहीं आएगा, पानी अगर ज़्यादा है। लेकिन अगर खारा पानी है, यहाँ पे मृत समुद्र है, खारा पानी है, तो फिर अगर किसी बंदे पे तैरना भी नहीं आता, तो भी वह यहाँ पे तैर सकता है ऊपर ही ऊपर, क्योंकि समुद्र के पानी का जो घनत्व है वह क्या है? उच्च है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल तत्वों से बना है?
स्टील, आयरन, जिंक है, सोडियम, ब्रॉन्ज, पोटेशियम है, टिन, लिथियम, सोडियम है, ब्रॉन्ज, कॉपर, एल्यूमिनियम। देखो केवल तत्वों से, यानी कि यह किसी और चीज़ों से मिलकर नहीं बना है, ओनली अपना ही तत्व इसमें क्या है, सीमित है। कुछ ऐसी चीज़ होती है ना कि 2 वस्तुओं से 3 वस्तुओं से मिलके तब बनते हैं मिश्रित जो वस्तु हम कहते हैं। तो यहाँ पे हमें ऐसा समूह बनाना है जो केवल तत्वों से बना है। यहाँ पर अगर बात करें हम आयरन और जिंक की, आयरन और जो जिंक है यह क्या है आपका, ये भी दोनों तत्व है। लेकिन जो स्टील है, स्टील यह क्या है, मिश्र धातु है। यह क्या है, मिश्र धातु, मिश्र तत्व है। ओके, यह आपकी यहाँ पे अलग अलग चीज़ों से मिलकर बनी है। यहाँ पे सोडियम है, पोटेशियम, ये भी सोडियम और जो पोटेशियम है ये भी दोनों क्या है, तत्व है। लेकिन यहाँ पे जो ब्रॉन्ज है यह भी क्या है, आपका मिश्र धातु है। फिर टीन है, लिथियम है, सोडियम है। यहाँ पे जो टीन है, लिथियम है और सोडियम है, तीनों के तीनों क्या है, तत्व है। और हमें सही समूह चूज करना था जो केवल और केवल तत्वों से ही बने हैं, यानी कि टीन, लिथियम, सोडियम ओनली अपने आप में ही बने। ब्रॉन्ज यहाँ पे ये आपका मिश्र धातु, कॉपर और जो एल्यूमिनियम है ये भी क्या है, तत्व है। इस वजह से यहाँ पे देखो बिल्कुल सही सटीक यहाँ पे समूह जो होगा हमारा वो होगा टीन, लिथियम और सोडियम का, यानी कि थर्ड यहाँ पर जो ऑप्शन है वो हमारा बेस्ट होगा एंड बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन का एक टीचर कुछ बच्चों की गतिविधि कराने के दौरान कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का अवलोकन करता है तथा उसका एक वर्णनात्मक टिप्पणियां भी दर्ज करता है। तो इनमें से कौन सा आकलन का उपकरण हो सकता है? अवलोकन सूची है, रेटिंग स्केल है, उपाख्यानात्मक अभिलेख या फिर पोर्टफोलियो है। तो ईवीएस का एक शिक्षक है, देखो पर्यावरण अध्ययन का एक टीचर है, कुछ बच्चों की एक्टिविटी के दौरान कुछ इंपॉर्टेंस घटनाओं का अवलोकन करता है तथा उसका एक वर्णनात्मक टिप्पणियां भी दर्ज करता है। तो इनमें से कौन सा आकलन का उपकरण हो सकता है? तो बेस्ट यहाँ पे क्या होगा? देखो टीचर है, कुछ बच्चों की एक्टिविटी के दौरान कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का अवलोकन करता है और उसका एक वर्णनात्मक टिप्पणी भी दर्ज करता है। मानो यहाँ पे एक टीचर है और वह समूह में सभी बच्चों को कार्य दे रहे हैं। तो जब समूह में सभी बच्चों को कार्य देंगे तो उन्हें यहाँ पे जो है क्या होगी, बाय मिस्टेक, एक मिनट, तो भाई उन बच्चों को क्या होगा यहाँ पे देखो इन जो ये मानो कि 5 बच्चे हैं इनका टेस्ट ले रहे हैं या फिर 10 बच्चे हैं इनका टेस्ट ले रहे हैं क्लास में, चलो मानो 30 बच्चे, चलो हम थोड़ा ही ले लेते हैं, 10 बच्चे इनका क्लास में हम टेस्ट ले रहे हैं कि चलो आपका टेस्ट हो जाए। जो ये 10 के 10 बच्चे बताओ क्या ये समान रूप से थोड़ा है ना अपने मार्क्स लेके आएंगे, ना समान इनकी रुचि है ना समान इनकी नॉलेज है, आईक्यू लेवल। तो जो टीचर्स यहाँ पे इन्हें करा रहे हैं, समूह में कुछ घटनाएं कुछ एक्टिविटीज़ करा रहे हैं, तो उस समय में फिर वे टीचर्स ये देख रहे हैं कि ये जो यहाँ पे 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे में किसके हाई मार्क्स है फिर, और किसके किस तरह से किसने क्या लिखा हुआ है अपनी कॉपी में, क्या क्या छापा है क्या नहीं छापा है। तो फिर उसी के आधार पर वह बच्चों में ये चीज़ें देखते हैं कि हाँ कौन बच्चा कितनी हाई लेवल तक जा सकता है और किसका आईक्यू लेवल कितना है, कौन निम्न है, कौन उच्च है, कौन सामान्य है, कौन प्रतिभाशाली है। तो यह चीज़ यहाँ पे उपाख्यानात्मक अभिलेख के अंतर्गत आएगी। ऑप्शन सी बेस्ट होगा। नेक्स्ट है, देखो भैया, 2 भारतीय पक्षी वृक्ष या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। तो ये 2 भारतीय पक्षी है, देखो 2 भारतीय पक्षी है, या तो वृक्ष है या फिर झाड़ी है और ये है अपना लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं। तो इसमें एक तो है आपकी शकरखोरा और एक है दर्जन चिड़िया। ओके, शकरखोरा और एक है दर्जन चिड़िया, 4 ऑप्शन करेक्ट होगा। जो यहाँ पे पेड़ है, देखो मानो कि पेड़ है ना, पेड़ में डालियाँ से भी होती है। तो यहाँ पे जो है ये क्या बनाते हैं, ऐसे इस तरह आकार से में लटकता हुआ बनाते हैं और फिर इसमें रहते हैं यहाँ अंदर, है ना, इस माध्यम से। मैंने तो बेसिकली ऐसे ही समझाया है। तो ये शकरखोरा और दर्जन चिड़िया और ये 2 भारतीय पक्षी हैं। क्या है, ये दोनों भारतीय पक्षी हैं। बड़ा ही शानदार, अच्छा, एकदम बहुत ही मस्त ये जो है बनाते हैं एकदम। तो ये है यहाँ पे करेक्ट आंसर उसका आपका डी ऑप्शन था। नेक्स्ट, कथन ए और कथन बी को ध्यान से हमें पढ़ना है और फिर सही आंसर्स को गेट करना है। देखो कथन ए है और कथन बी है, तो भी कथन ए और कथन बी ध्यान से पढ़ें। तो कथन ए है, ठंड के मौसम में छिपकलियां लंबी और गहरी निद्रा में चले जाते हैं। कुछ ऋतु में कुछ जानवर लंबी गहरी निद्रा में चले जाते हैं। तो इनमें से सही उत्तर को चूज करना है। यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए, पहले हम अपने कथन और जो है ए और बी को ध्यान से पढ़ते हैं। तो भाई देखो, ठंड के मौसम में जो छिपकलियां होती है ना लंबी और गहरी निद्रा
निद्रा में। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। जब बहुत ही ठंड है, मानो जनवरी का यहाँ पे जो है मंथ है, जनवरी का या फिर दिसंबर का, तो उस समय बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो जो छिपकलियाँ होती है ये ना लंबी और गहरी निद्रा में यानी कि सो जाती है काफ़ी देर तक। क्यों? क्योंकि ठंड है तो ऐसे चिपक सिके ही सो जाते हैं दीवार पर या फिर किसी जगह। ओके, ज़्यादातर तो ये दीवारों पर चिपकी सी रहती है ठंड के टाइम पर। और ये क्या करती है, इनकी जो वसा होती है उन्हें ये बचाती है और फिर गर्मी के टाइम में यह इनको जो है सक्रिय रूप से फिर यहाँ पर एक्टिविटीज़ करती है अपनी। यानी कि फिर देखो अभी सर्दी में ये क्या होगी, ज़्यादा इधर उधर भागेगी दौड़ेगी नहीं, तब रेस्ट ज़्यादा करेगी, गहरी निद्रा में चली जाएगी और अपनी वसा सारी बचा लेगी। फिर गर्मी में यह अपनी वसा को काम में लाएगी। तो ये बिल्कुल बेस्ट है और राइट है। कुछ ऋतु में कुछ जानवर लंबी गहरी निद्रा में चले जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो ये यहाँ पर दोनों ही हमारे लिए बेस्ट है। तो दोनों ए और बी सही है और बी ए की सही व्याख्या करता है, इसलिए थर्ड ऑप्शन यहाँ पर क्या है हमारा राइट होगा। आई होप आपके समझ आ गया होगा। बताओ समझ आया कि नहीं आया। आगे देखो यहाँ पे नेक्स्ट है, एक टीचर है अपनी पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों को समूह में बांटकर विद्यालय में मौजूद उनसे कुछ वस्तुएं इकट्ठे करने को कहता है। इसके बाद वह बच्चों के साथ बैठकर उन वस्तुओं को विभिन्न समूह में बांटने के लिए कहता है। बच्चे वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर विभिन्न समूह में बांट देते हैं। शिक्षक के द्वारा इस गतिविधि को कराने का क्या सबसे उपयुक्त उद्देश्य हो सकता है। गतिविधि बच्चों में सीखने के अन्य पक्षों की तुलना में संज्ञानात्मक पक्ष को काफ़ी हद तक मजबूत करती है। गतिविधि बच्चों की सभी अवधारणाओं की समझ विकसित करती है। प्राथमिक स्तर पर बच्चे एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हुए बेहतर तरीके से सीखते हैं। गतिविधि कराने से बच्चे परिभाषा तथा तथ्यों को समझने में बहुत कम गलतियाँ करते हैं। तो एक टीचर है अपनी पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों को समूह में बांटकर विद्यालय में मौजूद उनसे कुछ वस्तुएं इकट्ठे करने के लिए कहता है। देखो एक टीचर है, समूह में यहाँ पर कुछ वस्तुएं हैं और सभी बच्चों को समूह में उन वस्तुओं को इकट्ठे करने के लिए कह रहा है। इसके बाद वह बच्चों के साथ बैठकर उन वस्तुओं को भिन्न समूह में बांट रहा है और फिर बच्चे वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर भिन्न भिन्न समूह में बांट देते हैं। तो यहाँ पे बेस्ट एक्टिविटीज क्या होगी, सबसे बेस्ट है। तो गतिविधि कराने से बच्चे परिभाषा और तथ्यों को याद कर रहे हैं, समझ रहे हैं, कम गलतियां कर रहे हैं, तो ये तो नहीं होगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चे एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हुए बेहतर तरीके सीख पाते हैं। यस, यहाँ पे सी ऑप्शन राइट। देखो अगर हम समूह के साथ में यहाँ पे बच्चों को सिखाते हैं, देखो तुलना क्रिएट नहीं करनी, ये चीज़ भी गलत है। देखो अगर हम बच्चों को भाई समूह के माध्यम से सॉरी फ्रेंड्स ओके भाई इनका भी कुछ नहीं पता है, ये जो आपकी छींक वगैरह होती है ना, आनी होती है जुकाम वुकाम, इनका कुछ नहीं पता कितना कैसे भी बढ़िया एकदम परफेक्ट तरीके से पढ़ा लो, तो ये तो कभी भी किसी भी टाइम आगे भैया अपना जलवा दिखाई देती है ना। तो इसके लिए सॉरी। चलो यहाँ पे देखो, तो प्राथमिक स्तर पर बच्चे एक दूसरे के साथ में यही कह रहे हैं कि अगर बच्चे समूह में सीखते हैं और समूह के साथ में एक्टिविटीज़ करते हैं तो बेस्ट सीखते हैं, मस्त, और सभी बच्चों के साथ में अंतःक्रिया भी करते हैं और बेहतर तरीके से सीखते हैं। और यहाँ पे सब बच्चे अलग अलग तरीके से अलग अलग तर्क वितर्क चिंतन करेंगे, अपना अपना अलग अलग सॉल्यूशन देंगे, ऐसे नहीं ऐसे होगा, ये ऐसे नहीं ऐसे होगा। जस्ट यही चीज़ है कि सभी यहाँ पे नॉर्मल तरीके से अंतःक्रिया के माध्यम से चीज़ों को बेस्ट सीखेंगे। तो सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट, राकेश क्लास 5 का एक पर्यावरण अध्ययन का टीचर है। वह अपनी कक्षा में बच्चों से एक गतिविधि करने के लिए कहता है जिसमें सभी बच्चे यह अवलोकन करते हैं कि कौन सी वस्तु पानी में है और कौन सी पानी में डूब जाती है। गतिविधि के उपरांत कुछ बच्चे शिक्षक से पूछते हैं कि कुछ वस्तुएं पानी में डूब जाती है और कुछ वस्तुएं पानी में तैरती है, ऐसा क्यों है। तो इन परिस्थिति में एक शिक्षक को सबसे उपयुक्त क्या करना चाहिए। शिक्षक को बच्चों से कहना चाहिए कि ऐसा घनत्व के कारण हो रहा है। प्रत्येक बच्चे को निरीक्षण करने, अपनी टिप्पणियां दर्ज करने और टिप्पणियों का अर्थ बताने की आज़ादी दे। प्रत्येक बच्चे को परिकल्पना करने, परीक्षण करने, गतिविधि आधारित सामान्यीकरण करने का अवसर दे। शिक्षक को यह कहना चाहिए कि इसका मुख्य कारण आप अपनी बड़ी कक्षाओं में समझेंगे। तो ऐसा तो नहीं कहना चाहिए कि आप इसका कारण बड़ी कक्षाओं में सीखेंगे। भाई अगर अभी छोटी क्लास में इस तरह का टॉपिक्स आया हुआ है तो फिर बड़ी क्लास में क्यों समझेंगे, अभी समझाओ। आप नॉर्मल तरीके से भिन्न भिन्न एग्जाम्पल दो, वास्तविक रियल जो यहाँ पे एग्जाम्पल है उनसे जोड़ो और फिर समझाओ। तो राकेश क्लास 5 का एक टीचर है EVS का, तो अपनी कक्षा में बच्चों से एक गतिविधि करा रहा है, एक्टिविटी, जिसमें बच्चे यह अवलोकन करते हैं कि कौन सी वस्तु पानी में तैरती है और कौन सी पानी में डूब जाती है। मानो यहाँ पे 2 गिलास हैं, क्या है 2 गिलास है, इसमें हमने पानी भरा है, एक पानी में हमने नमक डाल दिया, वो खारा पानी हो गया, यानी कि यहाँ पर मृत जल हो गया, यानी कि जिसमें लवणता ज़्यादा होगी। एक पानी यहाँ पे सिंपल है, साधारण है। अगर हम इसमें लकड़ी डालेंगे तो ये लकड़ी आपकी डूबेगी नहीं। क्यों? क्योंकि यह नमक वाला पानी है और नमक वाले पानी का जो आपकी
डेंसिटी होती है, घनत्व होता है, इसका जो घनत्व है वो क्या है, इस वाले गिलास का घनत्व ज़्यादा है, इसलिए इसमें जो ये हमने लकड़ी डाली है ये डूबेगी नहीं, ऊपर ही तैरेगी पानी में। ये साधारण पानी है, ओके क्या है, साधारण पानी है, तो इसमें जो ये जल है, साधारण जो पानी है, इसका जो घनत्व डेंसिटी है वो कम है और इसमें लकड़ी का घनत्व जो है ज़्यादा है, इसलिए वो नीचे डूब जाएगी। तो ये चीज़ हम उसे समझाएंगे एग्जाम्पल के आधार पर कि क्या चीज़ डूबती है, क्या चीज़ नहीं डूबती है, क्या चीज़ तैरती है, क्या नहीं। तो इसमें हम बच्चों को पानी का घनत्व, उनकी डेंसिटी बताएंगे, तब जाके बच्चे क्लियर से समझेंगे। तो बस मैं तो कहना चाह रहा है और ये चीज़ें हमें फाइनली करके दिखानी होगी। तो शिक्षक को बच्चे से कहना चाहिए कि ऐसा घनत्व के कारण हो रहा है, ये ऑप्शन सही है। प्रत्येक बच्चे को निरीक्षण करे और अपनी टिप्पणियां दर्ज करे, अर्थ भी बताने की आज़ादी दे, सही बात है। परीक्षण करे, गतिविधि आधारित सामान्यीकरण करने का ऑप्शन दे, सही, बिल्कुल ए बी सी बेस्ट होगा, ए बी सी बेस्ट है, बेस्ट। डी ऑप्शन इसलिए गलत है कि अगर आप लोगों की समझ नहीं आ रहा है तो हम आपको बड़ी कक्षा में बताएंगे। तो भैया ऐसा थोड़ा ही ना होता है, अभी बताओ, बड़ी कक्षा में क्यों बताओ, जब अभी यह हमारे टॉपिक्स में है तो अभी समझाओ। पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रीय कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे कम होती दिखाई देगी। तो ईवीएस की बाल केंद्रित कक्षा है, इसमें कौन सी क्रिया एक्टिविटी सबसे कम होती दिखाई देगी। बच्चे कक्षा में चर्चा करते हुए अपने अनुभव बांटते हुए भी दिखाई देंगे। बच्चे कक्षा में शिक्षक को सुनते हुए दिखाई देंगे। बच्चे तरह तरह की गतिविधियों में क्रियाशील होकर कार्य करते हुए दिखाई देंगे। बच्चों की गतिविधि के अनुसार बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन होता दिखाई देगा। तो ईवीएस की बाल केंद्रीय कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे कम होती हुई दिखाई देगी। देखो ईवीएस की कक्षा है और बाल केंद्रीय शिक्षा, बाल केंद्रीय कक्षा का मतलब है कि बालकों को सेंटर में रखें, यहाँ पे शिक्षा प्रोवाइड कराना बालकों के अनुसार, ओके, उनकी क्षमताओं के अनुसार। तो कौन सी एक्टिविटी सबसे कम यहाँ पे होनी चाहिए, जो नहीं होना चाहिए। तो बच्चे कक्षा में शिक्षक को सुनते हुए दिखाई देंगे। बच्चे तरह तरह की एक्टिविटीज़ करेंगे, अलग अलग कार्य करेंगे, देंगे, बेस्ट है ये भी। लेकिन बच्चे कक्षा में चर्चा करते हुए अपने अनुभव बांटते हुए भी दिखाई देंगे, बेस्ट। लेकिन बच्चे कक्षा में शिक्षक को सुनते हुए ही दिखाई देंगे, तो ये सबसे कम यहाँ पर। देखो अगर बाल केंद्रीय शिक्षा है, बच्चों का आधार मानकर ही शिक्षा प्रोवाइड कराई जाती है, सेंटर में रखा जाता है बच्चों को, उसी के आधार पर, उनकी कैपेसिटी के आधार पर ही, आईक्यू लेवल के आधार पर ही बच्चों को हम शिक्षा ग्रहण कराते हैं। तो एस्थेटिक इसका ये मतलब यहाँ पे नहीं होगा कि हाँ ओनली यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ बस अपने टीचर्स पर ही फोकस कर रहे हैं कि हमारे टीचर्स कैसे बोल रहा है, उसकी बोलियों को सुन रहे हैं। भैया बोलियों पर ध्यान नहीं देना है, खुद एक्टिविटीज़ करो, अंतःक्रिया करो, समूह में कार्य करो, टीचर्स लोगों से क्वेश्चन पुटअप करो, वाद विवाद करो, समझो, समस्याएं तो सोल्यूशन निकालो, ढूंढो, पहचानो, सारी चीज़ें। अब ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ तुम बस शिक्षक को ही सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए ये चीज़ क्या है, सबसे कम यहाँ पे इंपॉर्टेंस है, इसलिए सेकंड ऑप्शन बेस्ट है। नेक्स्ट देखो भैया 13 क्वेश्चन है, बेस्ट मस्त यहाँ पे क्वेश्चन है। अभिकथन है और कारण वाला। अभिकथन है पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यचर्या थीम पर आधारित है और प्रत्येक थीम अंतः संबंधित है। फिर कारण है पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या को थीम आधारित रखने का सबसे मुख्य कारण है कि इससे हर थीम की गहरी समझ बनाती है और हर थीम की शुरुआत सवालों से होती है। तो थीम जो ये थीम उप थीम है, थीम यहाँ पे जो हम देखो क्लास एनसीईआरटी क्लास जो थर्ड है ना, क्लास थर्ड से ही आपकी ईवीएस की पाठ्य पुस्तक जो है यहाँ पे स्टार्ट होती है। फर्स्ट और सेकंड क्लास में नहीं होती, थर्ड क्लास से स्टार्ट होती है, फिर देन आपकी ये तो चलती है जब तक आप पढ़ते हैं, है ना, 5 लेवल है आपका यहाँ पे। तो स्टार्टिंग में जब हम क्लास 3, 4 तक पढ़ाएंगे तो हम चीज़ें थीम के अकॉर्डिंग पढ़ाएं। थीम में क्या होती है, थीम जो थीम होती है इसमें ग्रह है, घर है, आवास है, रहन सहन, यहाँ पे ये हैं चीज़ें हम जो बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, जल है, तो ये सारी चीज़ें रखते हैं। फाइनली जो हमारे छोटी छोटी जो हम डेली यूज़ करते हैं, पानी हम डेली यूज़ करते हैं, घर में हम रहते हैं, आवाज़ कैसे होने चाहिए, कैसे नहीं, मौसम के आधार पर सारी चीज़ें, ये है आपकी जो है नॉर्मल यानी कि एक जो हम डेली अपने घर पे रहते हैं, यूज़ करते हैं, फाइनली सारी चीज़ें वही इसमें दी हुई है। तो सही यहाँ पर ये दोनों ही बेस्ट है, तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। ओके चलो, तो 13 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। आई होप आपको समझ भी आ गया होगा। अगर आपको वाकई ही समझ आ गया है तो बिल्कुल आप क्या करेंगे, लास्ट क्वेरी है वही लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब की। देखो पूरी वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बिल्कुल कभी भी एक भी बार आपको ये नहीं बोलते हम कि सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर लो। क्यों नहीं बोलते, क्योंकि अगर आपका मन है, आपको अच्छा लगा, आपको अच्छी यहाँ पे क्लासेस प्रोवाइड की गई है, आपको अच्छा समझ में आया, तो आप खुद करेंगे ना। मैं क्यों यहाँ पर आप लोगों को जबरन फोर्स करूँ, यहाँ पे कहूँ नहीं कर लो भाई, क्यों, अगर आपका मन है तो करो। अब देखो जो क्लास है आपके लिए बेस्ट है,
आपके लिए अच्छी है, आपको समझ आती है तो ही आप करना, अदरवाइज़ भाई हम नहीं कहेंगे कि फोर्स नहीं करेंगे। और हाँ, अब आपके लिए क्या बेनिफिट है, अगर आपको ये PDF चाहिए ओके विद आंसर, तो अब आप क्या करेंगे, व्हाट्सअप नंबर है 7505890761, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको ऐड कर दूंगी ग्रुप में, या फिर अगर आप मुझे मैसेज नहीं कर सकते तो मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी, तो वहाँ से भी आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब यहीं पर हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।